के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 2024 एग्जामिनेशन जो होने वाला है 16 मार्च को, जिसमें कि एक ही दिन में आप लोग का सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी हम लोग पेपर 2 साइंस का साइंस का वीवीआई प्रश्न करने वाले हैं, जो कि 16 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अदा करने वाला है ये सब क्वेश्चंस। तो ये सब क्वेश्चंस आपको 16 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। तैयारी में लग जाइए, अच्छा मार्क्स लाइए। सभी वीवीआई जो क्वेश्चंस अभी हम करवाएंगे एकदम अच्छा से आप लोग रख लीजिएगा, यही सब प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग शेयर जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले जो है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। कोशिका की खोज सबसे पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होती है। तो जंतु जो कोशिका होती है बच्चों, उसमें कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है, यानी कि नहीं होती है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, यानी एक ऐसा धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जैसे कि सोडियम। आप लोग पनीर देखे होंगे, उसी टाइप में सोडियम का मतलब, जैसे पनीर को हम लोग चाकू से बहुत ही आसानी से चाकू से काट सकते हैं ना, उसी तरह सोडियम जो है उसे इतना वो मुलायम होता है कि उसे सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वो एक धातु है, ठीक है। एक्सरे में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों एक्सरे में जो है, एक्सरे में लेड एक धातु है जिसका प्रयोग किया जाता है, एक्सरे के मशीन में होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्मजीवी का नाम क्या है। जैसे दूध होता है उसे दही में जब बदलता है तो उसमें सूक्ष्म जीव हुआ करते हैं। दही बदलने में दही जब बनता है वो तो खट्टा हो जाता है, जिसमें वो सूक्ष्म जीव होती है। तो ये कौन सा जीव होते हैं, तो वो होते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। पौधे अपने भोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन जो मिट्टी से लेते हैं वो किस रूप में लेते हैं, तो वो नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को पौधे अपने लेते हैं जड़ों से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक, एक होता है कुचालक और एक होता है सुचालक। तो कौन सा पदार्थ है, देखिए प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी, रबड़। तो सुचालक और कुचालक का मतलब आप लोग समझिए। सुचालक यानी कि बिजली उसमें अच्छा से पास हो, और कुचालक मानी बिजली पास ना हो। तो प्लास्टिक हो जाता है कुचालक, ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम जो है वो सुचालक होता है, क्योंकि इसमें बिजली पास होता है। लकड़ी में भी सूखा लकड़ी में बिजली पास नहीं होता, रबड़ में भी बिजली पास नहीं होता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं। शिशु को जो जरायुज, ठीक है, जरायुज जीव जंतु जो होते हैं बच्चों, जो शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज जंतु कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, एक आपको हम चित्र दिखाते हैं, इस तरह का आपका क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। इस चित्र में किस विधि से जनन हो रहा है। तो बच्चों ये जो है ये एक अलैंगिक जनन होता है, जिसमें कि हम आपको एक और पीछे यहाँ पे दिखाते हैं। ये एक हाइड्रा में संकुलन का चित्र है, ठीक है। ये एक ऐसा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा निकला, फिर यहाँ पे थोड़ा सा, और ये एक बड़ा सा निकल गया। इसमें अलैंगिक जनन होता है, स्वयं जनन होता है, ठीक है, और इस तरह से निकलता है, ठीक है। ये चित्र आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ये कौन सा जनन है आपको, तो मुकुलन, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुकुलन। आपका जो एग्ज़ाम में रहेगा वो ऊपर वाला चित्र रहेगा, ये वाला चित्र रहेगा, ठीक है। 10 नंबर, बल का मात्रक क्या है। तो बच्चों बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव जैसे हम पृथ्वी के सतह से, जैसे हम लोग धरती की सतह से ऊपर उठते हैं, जैसे जहाज
जो धरती के सतह से ऐसे ऊपर उठता है तो क्या होता है, उसका जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो घटता जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव घटता जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? तो खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन एलपीजी गैस जो आप लोग हम लोगों के घरों में जो आता है वो है खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य की जो कोशिका केंद्रक है उसमें बच्चों आपका 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है? तो शिशु का लिंग निर्धारण एक्स और वाई करता है। ठीक है, एक्स और वाई मिलकर लड़का बनता है और एक्स से लड़की बनती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा तो करेक्ट आंसर एक्स और वाई हो जाएगा। 15 नंबर, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं? जैसे किसी सतह पर जैसे प्रकाश उधर से आता है और किसी सतह पर चमकीली सतह पर पड़ता है तो उसको क्या कहेंगे? आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण यानी प्रकाश आ रहा है तो आपतित किरण, और प्रकाश टकरा के जैसे मिरर पर से टकरा के जा रहा तो वो प्रवर्तित किरण हो जाता। आता है उसे आपतित और जो जाता है उसे प्रवर्तित किरण। 16 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? मानव का जो नेत्र है उसका जो रंगीन भाग होता है वो आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आइरिस कहलाता है। 17 नंबर, मानव नेत्र के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को। मानव नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि समझ लीजिए ये एक आँख है। ठीक है, तो और इस ऑब्जेक्ट को, ये कोई सामान है, इसको हम कितना दूरी तक रखें ताकि उसको अच्छा से दिखे? अगर हम पूरा आँख पास सटा देंगे तो नहीं दिखेगा। 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखेंगे आँख से, 25 सेंटीमीटर के दूरी पर आँख से रखेंगे तो वो सुस्पष्ट अच्छा से देख सकता है। स्वयंपोषी का उदाहरण है। स्वयंपोषी का उदाहरण होता है जो कि अपना भोजन अपना सब चीज़ खुद करता है। तो आम का पौधा यानी पेड़ पौधा जो होता है बच्चों वो अपना भोजन जो भी होता है सब चीज़ अपने करता है। ठीक है, यानी कि वो सूर्य का प्रकाश लेके या फिर जड़ों से पोषक तत्व लेकर अपना भोजन खुद तैयार करता है, उसे स्वयंपोषी कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ फसल के उदाहरण। तो खरीफ फसल में धान, बाजरा, मूंग, ज्वार ये सब आते हैं, और गेहूँ, आलू और सरसों ये सब रबी फसल हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, धान। 20 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ, दाल, शहद, फल, चावल। तो शहद मधुमक्खी के द्वारा हमें मिलता है तो ये जंतु द्वारा हो गया, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शहद। 21 नंबर, बागवानी का संबंध है फसलों के उत्पादन से, पशुओं के प्रजनन से, मिट्टियों के अध्ययन से, फसलों के उत्पादन से। बागवानी, बाग यानी जो भी होता है तो सब में आम, अमरूद ये सब का ही फल लगता है बागवानी में। तो 21 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 22 नंबर, सूर्य परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सूर्य परिवार का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जो कि बुध जो है बच्चों, बुध सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, लेकिन बुध का जो वायुमंडल है वो नष्ट हो चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन, हमारे सूर्य परिवार में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सूर्य मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। 25 नंबर, ढलान वाली सतह पर घर्षण बल हो जाता है। तो जैसे ढलान जहाँ पर होता है वहाँ पर घर्षण बल जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर चढ़ाव आएगा बच्चों तो उस पर कोई चीज़ सामान चढ़ाएंगे तो क्या होगा, जब उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ढलान में कम फोर्स लगाना पड़ेगा, कम बल का उपयोग करना पड़ेगा, उसमें घर्षण बल जो होता है वो कम हो जाता है ढलान में। 26 नंबर, तैलीय सतह से
तेलीय सतह में घर्षण घर्षण जो वो क्या होता है, घट जाता है। अगर जैसे कि तेल कहीं पर गिरा हुआ रहता है तो वहाँ क्या होता है, चिकना हो जाता है, वहाँ घर्षण बल तो कम हो जाता है वहाँ। ठीक है, 26 नंबर हो गया। 27 नंबर, घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण जो है, घर्षण बल जो है वो क्या, पृष्ठ की प्रकृति पर, यानी जहाँ जितना ज़्यादा उबड़ खाबड़ रहेगा वहाँ ज़्यादा घर्षण बल लगेगा, और वस्तु के भार पर, जहाँ वस्तु का जितना ज़्यादा भार होगा उसको ठेलने में उतना ही घर्षण बल वहाँ पर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों पर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों पर। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो इसमें संश्लेषित रेशा नायलॉन है। ठीक है, नायलॉन एक संश्लेषित रेशा होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दिखने में रेशम की तरह होता है? तो रेशम की तरह एक रेयॉन, रेयॉन एक रेशा होता है जो कि रेशम, पूरे रेशम की तरह दिखता है, रेयॉन। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्वेटर, शॉल, कंबल आदि किस रेशे के बने होते हैं? तो एक्रिलिक, एक्रिलिक। आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक्रिलिक अगर ऑप्शन में नहीं होता है तो आप लोग नायलॉन भी मार दीजिएगा तो सही आंसर होगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मजबूत रेशे जिसका प्रयोग पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि पैराशूट हो गया या फिर जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं उसके लिए जो रस्सी होता है तो वो किन चीज़ों का बना होता है? तो नायलॉन का बना होता है। ठीक है, पैराशूट का जो धागा उगा होता है ना, वो सब नायलॉन का बना होता है। 32 नंबर क्वेश्चन, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है। हम कोई भी ध्वनि आवाज़ को कैसे सुन पाते हैं? तो आवाज़ कैसे उत्पन्न होता है? तो आवाज़ कंपन, यानी जो कंपन होता है कोई भी वस्तु का आवाज़, जैसे हम अभी बोल पा रहे हैं तो ये कंपन के कारण आवाज़ उत्पन्न होता है जिससे हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, जिसे HZ से दिखाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि संचालित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव्य में, केवल वायु या गैस में? ठोस, द्रव तथा गैस, इन तीनों चीज़ों में ध्वनि जो है, आवाज़ जो है वो चल सकता है, यानी ट्रेवल कर सकता है, संचालित हो सकता है। ठीक है, 35 नंबर, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना होगा कि आवृत्ति बढ़ानी होगी। क्या करना होगा बच्चों? आवृत्ति हम लोगों को बढ़ाना होगा। 36 नंबर, जब दो पिंडों ए और बी दो पिंड है, एक दूसरे से रगड़ा जाता है, ए पर आवेश आ जाता है, क्यू पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो बी आवेश में बी का जो आवेश होगा जब दोनों को रगड़ा जाएगा तो क्यू से कम होगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी पर क्या होगा, क्यू से माइनस क्यू से कम होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी? तो वायुमंडलीय में जो विद्युत है उसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में भूकंपीय क्षेत्र नहीं है? तो झारखंड जो है बच्चों, झारखंड भारत का भूकंपीय क्षेत्र नहीं है। 29 नंबर, आवेश कितना प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक। ठीक है, करंट का बात किया जा रहा है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। 40 नंबर, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है। अगर कांच को रेशम में रगड़ेंगे तो उसमें क्या आवेश, ऋण आवेश क्या होता है? ऋण आवेश उत्पन्न होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों का, निम्नलिखित में सूक्ष्म प्रदूषित कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये एकदम सूक्ष्म प्रदूषित कण है। ठीक है, सूक्ष्म है, क्लोरोफ्लोरो एकदम सबसे सूक्ष्म जो कि कार्बन का ये है। 41 नंबर, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। अम्ल वर्षा जो होता है बच्चों, जो कि अम्ल वर्षा प्रदूषण के कारण होता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ये दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि अम्ल वर्षा जो होता है उसके लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो सल्फर ऑक्साइड ये भी रह सकता है या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी रहेगा तो करेक्ट कर दीजिएगा, या फिर दोनों रहेगा तो दोनों। ठीक है, 43 नंबर, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस। 44 नंबर क्वेश्चन, आप यदि वायु प्रदूषण को कम करना चाहते हैं तो किस सवारी का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। अगर आप वायुमंडल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यानी प्रदूषित नहीं करना चाहते हैं, अगर कार का उपयोग करेंगे हम लोग तो क्या होगा, पोल्यूशन ही होगा। साइकिल का प्रयोग करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा। मोटरसाइकिल में भी पोल्यूशन होगा क्योंकि इसमें से भी धुआं निकलता है, और बस में भी धुआं निकलता है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए दूषित है। तो साइकिल हो जाएगा करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, वनों की कटाई के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो मरुस्थलीकरण, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, ये सभी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। वनों की जो कटाई, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, पेड़ों को, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन फैल रहा है। ठीक है, तो ये 45 का डी हो जाएगा। कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने और गायब होने के कारण, जैसे कि बहुत सारे प्रजाति हैं बच्चों जो कि हमारे बीच अभी लुप्त होने के कगार पर है, और कई ऐसे जीव जंतु पंछी हैं जो कि लुप्त हो चुके हैं, जिसे हमने अभी कभी देखा भी ना हो, वो बहुत पहले लुप्त हो चुके हैं और जो लुप्त होने के कगार पर हैं। तो क्या कारण हो सकता है, आवासों का विनाश, उनके जो रहने का वन जंगलों का देख जान सकते हैं, जंगलों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है, यानी उनका जो रहने का घर है वही मतलब विनाश हो रहा है। पेड़ लगाना, पेड़ तो हम लोग बहुत कम लगा रहे हैं, जितना लगा रहे हैं उससे ज़्यादा काट रहे हैं। ठीक है, वनों का संरक्षण, तो इसमें से आवास का विनाश, उनके रहने का जो आवास है, और शिकार, ये दोनों, यानी ए और 4। तो ए और 4 कहाँ पे हमारा, 1 और 4, 1 और 4, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 47 नंबर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1972-73 में शुरू किया गया। 73 ज़्यादातर रहेगा, 1973 तो करेक्ट कर दीजिएगा, और अगर इस तरह से रहेगा तो ऐसे भी करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, 1973-72 दोनों सही है। 48 नंबर, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषित ईंधन। पेट्रोल से भी उतना ही होगा, ठीक है, डीजल से भी। पीड़ित प्राकृतिक गैस जो है बच्चों, सीएनजी गैस का आप लोग देखे होंगे, बस आता है, टेम्पू आता है, तो सीएनजी गैस से कम प्रदूषित होता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला से भी तो ज़्यादा होगा। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल प्राकृतिक संसाधन है, हवा भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन। कपड़ा जो कि हम इंसान ने बनाया है, तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सूर्य का प्रकाश क्या है, प्राकृतिक संसाधन, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषित होता है। तो जीवाश्म ईंधन जब जलेगा बच्चों तो क्या होता है, जल प्रदूषित तो होगा ही नहीं। ठीक है, वायु प्रदूषण होगा। जीवाश्म ईंधन जलने से लकड़ी जलेगा तो उससे धुआं निकलेगा, तो क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। ध्वनि, मृदा, ये सब प्रदूषण नहीं होता। देखिए आपको एक चीज़, अगर हम प्लास्टिक जलाते हैं तो क्या होगा, मृदा मट्टी भी दूषित होगा, क्योंकि प्लास्टिक पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। वो अगर जहाँ भी जाएगा मट्टी में जाएगा, मिल जाएगा, तो वो मट्टी भी दूषित कर देगा, वायु को भी दूषित कर देता है। और वहीं जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, गोईठा, ये सब जो होता है, ये सब जलने से क्या होता है, सिर्फ धुआं जो निकलता है उससे वायु ही दूषित होता है मृदा में, और ये क्या होता है, लाभदायक ही होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से जो वो होता है ना, तो उससे लाभ ही होता है। तो टोटल बच्चों अभी हमने 50 क्वेश्चंस किए, और ये 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।